नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इस अध्याय विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का दूसरा भाग समझेंगे, जिसमें हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, यहाँ इस चित्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन के लिए उपयोग में लाई गई व्यवस्था को दर्शाया गया है। इसमें एक निर्वातित कांच या क्वार्ट्ज की नली है, जिसमें एक प्रकाश संवेदी पट्टिका C और दूसरी धातु पट्टिका A है। स्रोत से प्रकाश गवाक्ष यानी विंडो W से पार होता है और प्रकाश संवेदी पट्टिका C पर पड़ता है। पट्टिका C से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जो पट्टिका A यानी संग्राहक पट्टिका पर बैटरी द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र द्वारा एकत्र कर लिए जाते हैं। जब संग्राहक पट्टिका A उत्सर्जक पट्टिका C की तुलना में धनात्मक होगी, तब इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित होंगे। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण विद्युत परिपथ में एक प्रवाह उत्पन्न होता है, जिससे परिपथ में एक विद्युत धारा स्थापित हो जाती है। दोस्तों, इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को एक वोल्टमीटर के द्वारा और परिणाम स्वरूप परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रकाशिक धारा को माइक्रोएमीटर के द्वारा मापते हैं। हम प्रायोगिक व्यवस्था का उपयोग प्रकाशिक धारा के विकिरण की तीव्रता, आपतित विकिरण की आवृत्ति, पट्टिकाओं A तथा C के बीच विभवांतर तथा पट्टिका C के पदार्थ की प्रकृति के साथ परिवर्तन के अध्ययन के लिए करते हैं। उत्सर्जक पर पड़ने वाले प्रकाश के मार्ग में उपयुक्त फिल्टर अथवा रंगीन कांच रखकर भिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रकाश स्रोत की उत्सर्जक से दूरी को बदलते हुए प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। दोस्तों, संग्राहक A को उत्सर्जक C की तुलना में एक धन विभव पर रखा जाता है, जिससे C से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संग्राहक A की ओर आकर्षित होते हैं। आपतित विकिरण की आवृत्ति तथा विभव को स्थिर रखते हुए प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित किया जाता है और परिणामी प्रकाश विद्युत धारा को प्रत्येक बार मापा जाता है। यह पाया जाता है कि प्रकाशिक धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के साथ रैखिकतः बढ़ती है, जैसा कि चित्र में ग्राफीय रूप में दर्शाया गया है। प्रकाशिक धारा उत्सर्जित होने वाले प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। अतः उत्सर्जित होने वाले प्रति सेकंड प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती है। आइए अब जानते हैं प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, हम पहले पट्टिका A को पट्टिका C की तुलना में किसी धन विभव पर रखते हैं और पट्टिका C को निश्चित आवृत्ति न्यू तथा निश्चित तीव्रता I1 के प्रकाश से प्रदीप्त करते हैं। फिर हम पट्टिका A के धन विभव को धीरे धीरे परिवर्तित करते हैं और प्रत्येक बार परिणामी प्रकाश विद्युत धारा को मापते हैं। यह पाया गया कि प्रकाश विद्युत धारा धन विभव के साथ बढ़ती है। पट्टिका A के एक निश्चित धन विभव के लिए एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिस पर सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पट्टिका A पर संग्रहित हो जाते हैं तथा प्रकाश विद्युत धारा उच्चतम हो जाती है, अर्थात संतृप्त हो जाती है। यदि हम विद्युत पट्टिका A के विभव को और अधिक बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा नहीं बढ़ती। प्रकाश विद्युत धारा के इस उच्चतम मान को
संतृप्त धारा कहते हैं। अब हम पट्टिका A पर पट्टिका C की तुलना में एक ऋण विभव लगाते हैं और इसे धीरे धीरे अधिक ऋणात्मक करते जाते हैं। जब पट्टिकाओं की ध्रुवता बदली जाती है तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं तथा केवल कुछ अति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ही संग्राहक A तक पहुंच पाते हैं। ऐसा होने पर यह पाया गया कि प्रकाशिक धारा तेजी से कम होती जाती है जब तक कि यह पट्टिका A पर ऋण विभव V0 के किसी निश्चित मान पर शून्य नहीं हो जाती। आपतित विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति के लिए पट्टिका A पर दिया गया निम्नतम ऋण विभव V0 जिस पर प्रकाशिक धारा शून्य हो जाती है अंतत यानी कट ऑफ अथवा निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। इसके अतिरिक्त धातु से उत्सर्जित सभी प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा वाले नहीं होते। प्रकाश विद्युत धारा तब शून्य होती है जब निरोधी विभव अधिकतम ऊर्जा वाले प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने की अवस्था में हो, अर्थात K उच्चतम बराबर होगा eV0 के। दोस्तों, अब हम इस प्रयोग को आपतित विकिरण की एक समान आवृत्ति परंतु उच्च तीव्रता I2 तथा I3 के लिए दोहरा सकते हैं। अब संतृप्त धाराओं के मान बढ़ जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुपात में प्रति सेकंड अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, परंतु निरोधी विभव उतना ही रहता है जितना कि I1 की तीव्रता के आपतित विकिरण के लिए होता है, जैसा कि चित्र में ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। आइए अब जानते हैं तीसरा, निरोधी विभव पर आपतित विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव। इसके लिए अब हम आपतित विकिरण की आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव V0 के मध्य संबंध का अध्ययन करेंगे। हम प्रकाश विकिरण की विभिन्न आवृत्तियों पर उपयुक्त प्रकार से एक ही तीव्रता को समायोजित करते हैं। परिणामी परिवर्तन को चित्र में दर्शाया गया है। हमें आपतित विकिरण की भिन्न आवृत्तियों के लिए निरोधी विभव के भिन्न मान परंतु संतृप्त धारा का एक ही मान प्राप्त होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपतित विकिरणों की आवृत्ति पर निर्भर है। आपतित विकिरण की उच्चतर आवृत्ति के लिए निरोधी विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है। इसके अलावा चित्र से यह ज्ञात होता है कि यदि आवृत्तियां ν3 से ν1 के घटते क्रम में हो तो निरोधी विभवों का क्रम V03 से V01 यानी घटते क्रम में होता है। इसमें यह अंतर्निहित है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। फलस्वरूप इन्हें पूर्ण रूप से रोकने के लिए अधिक निरोधी विभव की आवश्यकता होगी। अब यदि हम भिन्न धातुओं के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति और संबंधित निरोधी विभव के बीच ग्राफ खींचें तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यह ग्राफ दर्शाता है कि निरोधी विभव V0 एक दिए हुए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ रैखिकतः परिवर्तित होता है। इसके अतिरिक्त एक निश्चित निम्नतम अंतक आवृत्ति ν0 होती है, जिसके लिए निरोधी विभव शून्य होता है। दोस्तों, इस न्यूनतम अंतक आवृत्ति ν0 को देहली आवृत्ति कहते हैं और यह भिन्न धातुओं के लिए भिन्न होती है। तो दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोगों में यह पाया गया कि यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो जाती है तो बिना किसी काल पश्चता के प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, तब भी जब आपतित विकिरण बहुत मंद हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत से। दोस्तों, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के तरंग चित्रण के अनुसार धातु के पृष्ठ पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन विकिरित ऊर्जा को संतत रूप में अवशोषित करते हैं। जितनी अधिक प्रकाश की तीव्रता होगी, उतने ही अधिक वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के आयाम होंगे,
परिणाम स्वरूप तीव्रता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा अवशोषण होना चाहिए और इसके बाद प्रकाशित इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा तीव्रता में वृद्धि के साथ बढ़नी चाहिए। साथ ही चाहे प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, एक पर्याप्त तीव्र विकिरण किरण पुंज इलेक्ट्रॉनों को इतनी पर्याप्त ऊर्जा देने में समर्थ होगा जो इनके धातु पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए आवश्यक निम्नतम ऊर्जा से अधिक होगी। इसलिए एक देहली आवृत्ति का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, अर्थात तरंग चित्रण के द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के अत्यंत मूल लक्षणों की व्याख्या नहीं हो सकती। आइए अब जानते हैं आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। दोस्तों, सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए वैद्युत चुंबकीय विकिरण का एक मौलिक रूप से नया चित्रण प्रस्तावित किया। इस चित्रण में विकिरण ऊर्जा विविक्त इकाइयों से बनी होती है जो विकिरण की ऊर्जा के क्वांटा कहलाते हैं। यह विकिरण ऊर्जा के प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा h न्यू होती है, जहां h प्लैंक स्थिरांक है और न्यू प्रकाश की आवृत्ति। प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन विकिरण के लिए एक क्वांटम की ऊर्जा अर्थात h न्यू अवशोषित करता है। यदि ऊर्जा का यह अवशोषित क्वांटम कार्यफलन से अधिक होता है तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी E बराबर h न्यू घटा फाई नॉट। दोस्तों, यह समीकरण कहा जाता है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इस समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति न्यू पर रैखिकता निर्भर करती है और विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा एक ऋण राशि नहीं होगी, इसीलिए समीकरण में यह अंतर्निहित है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी संभव है जब इस क्वांटम की ऊर्जा अर्थात h न्यू पदार्थ के कार्यफलन यानी फाई नॉट से ज्यादा होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रकाश की आपतित किरण की आवृत्ति न्यू ज्यादा होगी दहली आवृत्ति न्यू नॉट से। यहाँ से दोस्तों न्यू नॉट का मान आता है फाई नॉट बटे h। इस समीकरण के अनुसार कार्यफलन फाई नॉट के अधिक मान के लिए प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अथवा देहली आवृत्ति न्यू नॉट का मान अधिक होगा। इस प्रकार एक देहली आवृत्ति न्यू नॉट अस्तित्व में होगी, जिससे कम आवृत्ति पर कोई प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है, चाहे विकिरण की तीव्रता कुछ भी क्यों न हो अथवा वह पृष्ठ पर कितनी भी देर क्यों न पड़े। दोस्तों, इस चित्रण में विकिरण की तीव्रता क्वांटा की संख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय के अनुक्रमानुपाती होती है। जितनी अधिक संख्या में ऊर्जा क्वांटा उपलब्ध होंगे उतनी ही अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्वांटा का अवशोषण करेंगे और इसलिए धातु से बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। आइंस्टाइन के चित्रण में प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रकाश के एक क्वांटम का अवशोषण मूल प्राथमिक प्रक्रिया होती है। इसके अलावा यह प्रक्रिया तात्क्षणिक होती है, जैसा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में देखा भी जाता है। दोस्तों, प्रकाश विद्युत समीकरण को कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है। EV नॉट बराबर h न्यू घटा फाई नॉट, अथवा V नॉट बराबर है h बटे E न्यू घटा फाई नॉट बटे E के। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है। इससे यह प्राप्त होता है कि V नॉट के विरुद्ध न्यू का वक्र एक सरल रेखा है जिसका ढलान h बटे E जो कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश क्वांटा की परिकल्पना एवं h तथा फाई नॉट के मान के निर्धारण के उपयोग से प्रकाश विद्युत प्रभाव के आइंस्टीन के चित्रण को स्वीकारा गया। आइए दोस्तों, अब इसी विषय पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, किसी धातु का कार्यफलन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उच्चतम एवं न्यूनतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करें, विरोधी विभव भी ज्ञात करें और धातु सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति हमें दी गई है 5.5 × 10⁻14 हर्ट्ज।
तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम वह राशियां लिखेंगे जो हमें दी गई हैं, यानी कार्यफलन फाई नॉट जो है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों इसे यदि जूल में परिवर्तित करना हो तो इसे इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी 1.6 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 19 से गुणा करना होगा, जो आएगा 0.92 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 19 जूल। इसके अतिरिक्त H जो प्लैंक स्थिरांक होता है, इसका मान होगा 6.62 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 34 जूल। अब आइंस्टीन की समीकरण देखें तो उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर होगी h न्यू घटा फाई नॉट के। तो दोस्तों इस समीकरण में सभी राशियों का मान रखने तथा इसे हल करने पर प्राप्त होती है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, जो होगी 1.721 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 29 जूल। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए इलेक्ट्रॉन के आवेश से विभाजित करना होगा, और ऐसा करने पर E बराबर आता है 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, जबकि इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम गतिज ऊर्जा होगी 0 के बराबर। अब विरोधी विभव का मान ज्ञात करने के लिए हम विरोधी विभव का सूत्र लगाते हैं, जो है E अधिकतम बटे इलेक्ट्रॉन का आवेश। राशियों का मान रखने तथा इसे हल करने पर विभव आता है 1.08 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे विषय प्रकाश की कणीय प्रकृति पर। दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव ने इस विलक्षण तथ्य को प्रमाणित किया कि प्रकाश किसी द्रव्य के साथ क्रिया में इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे यह क्वांटा अथवा ऊर्जा के पैकेट का बना हो। लेकिन क्या प्रकाश ऊर्जा के क्वांटम को किसी कण से संबंध किया जा सकता है? आइंस्टीन एक महत्वपूर्ण परिणाम पर पहुंचे कि प्रकाश क्वांटम को संवेग h न्यू बटे c से संबंध किया जा सकता है। ऊर्जा के साथ साथ संवेग का निश्चित मान इसका प्रबल सूचक है कि प्रकाश क्वांटम को कण से संबंध किया जा सकता है। इस कण को बाद में फोटोन नाम दिया गया। दोस्तों हम वैद्युत चुंबकीय विकिरण के फोटोन चित्रण का सारांश कुछ इस प्रकार दे सकते हैं। पहला, विकिरण के द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया में विकिरण इस प्रकार व्यवहार करता है मानो यह ऐसे कणों से बना हो जिन्हें फोटोन कहते हैं। दूसरा, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है और संवेग h न्यू बटे c तथा चाल c होती है, जहां c प्रकाश की चाल है। इसके अतिरिक्त एक निश्चित आवृत्ति न्यू अथवा तरंग दैर्घ्य लैम्डा के सभी फोटोन की ऊर्जा और संवेग एक समान होते हैं। किसी दी गई तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर केवल किसी दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाले प्रति सेकंड फोटोन की संख्या ही बढ़ती है। अतः फोटोन की ऊर्जा विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इसके अतिरिक्त फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं और विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा विक्षेपित नहीं होते। और इसके अतिरिक्त फोटोन कण संघट्ट में कुल ऊर्जा तथा कुल संवेग संरक्षित रहते हैं। आइए अब इस पर भी आधारित एक उदाहरण हल करते हैं। प्रश्न है, पीले रंग के फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम वह राशियां लिखेंगे जिनके मान हमें ज्ञात हैं। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है h न्यू के, और यदि न्यू का मान रखा जाए तो यह हो जाएगा h c बटे लैम्डा के। चलिए अब इस सूत्र में सभी राशियों के मान रख देते हैं तथा इसे हल कर लेते हैं, तो यह ऊर्जा आएगी 3.31 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 19 जूल। और यदि इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला जाए तो यह होगी 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों प्रकाश की तरंग प्रकृति व्यतिकरण, विवर्तन
तथा ध्रुवण की परिघटनाओं में देखी जाती है। वहीं दूसरी ओर प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा विकिरण इस प्रकार व्यवहार करता है कि मानो यह कणों के गुच्छे अर्थात फोटोन से बना हो। दोस्तों, यहाँ पर एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि यदि विकिरण की द्वैत प्रकृति अर्थात तरंग तथा कणीय प्रकृति है, तो क्या प्रकृति के कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि ये भी तरंग जैसा लक्षण प्रदर्शित करते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर में सन 1924 में एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लुइस विक्टर दे ब्रॉगली ने एक निर्भीक परिकल्पना को प्रस्तुत किया। वह परिकल्पना थी कि पदार्थ के गतिमान कण उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग सदृश गुण प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने यह तर्क दिया कि प्रकृति सममित है और दो मूल भौतिक सत्ताओं अर्थात द्रव्य एवं ऊर्जा का भी सममित लक्षण होना चाहिए। यदि विकिरण का द्वैत लक्षण है तो द्रव्य का भी होना चाहिए। दोस्तों, इसी के समर्थन में दे ब्रॉगली ने प्रस्तावित किया कि समवेग P के कण के साथ जुड़ी तरंग दैर्घ्य लैम्डा निम्न प्रकार से दर्शाई जा सकती है। लैम्डा बराबर h/p, जो बराबर है h/mv के। दोस्तों, यहाँ पर m कण का द्रव्यमान तथा v इसकी चाल है। इस समीकरण को दे ब्रॉगली का संबंध और द्रव्य तरंग के तरंग दैर्घ्य लैम्डा को दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दोस्तों, द्रव्य का द्वैत स्वरूप दे ब्रॉगली के संबंध में स्पष्ट है। इसमें समीकरण की बाईं ओर लैम्डा तरंग का लक्षण है, जबकि दाईं ओर संवेग p कण का विशिष्ट लक्षण है और प्लैंक स्थिरांक h दोनों लक्षणों को संयोजित करता है। स्पष्टतः समीकरण के द्वारा लैम्डा एक ज्यादा भारी कण अथवा अधिक ऊर्जस्वी कण अर्थात अधिक चाल v के लिए छोटा होगा। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक 0.12 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद जो लगभग 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, इसकी दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सरलता से परिकलन किया जा सकता है। यहाँ पर यदि P बराबर है mv के, तो इससे संवेग P आता है 2.40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसके अतिरिक्त दे ब्रॉगली के संबंध से तरंग दैर्घ्य लैम्डा जो बराबर है h/p के, वह आती है 2.76 गुणा 10⁻34 मीटर। यह तरंग दैर्घ्य इतनी छोटी है कि यह किसी मापन की सीमा से बाहर है और दोस्तों, यही कारण है कि स्थूल वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में तरंग सदृश गुण नहीं दर्शाती। अब दूसरी ओर एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m तथा आवेश E, इसे विराम अवस्था से एक विभव v द्वारा त्वरित किया जाता है। यदि हम इसका विचार करें तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k इस पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य VE के बराबर होगी। यहाँ k बराबर है 1/2 mv²2 या इसे लिख सकते हैं p²2/2m, जिससे p अर्थात संवेग आता है √2mk। यहाँ पर k का मान प्रतिस्थापित करने पर p आता है √2mev। अब इलेक्ट्रॉन का दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा होगा h/p के बराबर। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर से p का मान प्रतिस्थापित किया जाए तो लैम्डा बराबर होगा h/√2mev के। दोस्तों, यहाँ पर h, m तथा e का मान रखने पर लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य आती है 1.227/√v नैनोमीटर, जहां पर v विभव का वोल्ट में मान है। दोस्तों, 120 वोल्ट विभव के लिए इस संबंध से लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य प्राप्त होती है 0.112 नैनोमीटर। दोस्तों, यह तरंग दैर्घ्य ठीक उसी कोटि की है जितनी दूरी क्रिस्टलों में परमाणुीय तलों के बीच होती है। दोस्तों, इससे यह संकेत मिलता है कि एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ी पदार्थ तरंग को
एक्स किरण विवर्तन जैसे क्रिस्टल विवर्तन प्रयोगों से परखा जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा द्रव्य तरंग चित्रण ने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत, जिसके अनुसार एक ही समय पर किसी कण की स्थिति एवं संवेग दोनों को परिशुद्ध रूप से मापना असंभव है, को समाविष्ट किया। इसके अनुसार डेल्टा एक्स तथा डेल्टा पी का गुणनफल एच क्रॉस की कोटि का होता है। दोस्तों, यहाँ पर डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता जबकि डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता को दर्शाता है। आइए अब इसी विषय पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद जो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही है, इससे जुड़ी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो आइए इसे हल करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें दिया गया है कि गेंद का द्रव्यमान है 150 ग्राम यानी 0.150 किलोग्राम, जबकि इसका वेग v है 30 मीटर प्रति सेकंड। इस स्थिति में संवेग होगा m गुणा v यानी 4.50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यहां से दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा को हम लिख सकते हैं h बटे p, और यहाँ पर p तथा h का मान रखने पर लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य आती है 1.47 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 34 मीटर। आइए दोस्तों, अब जानते हैं डेविसन तथा जर्मर प्रयोग को। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम C.J. डेविसन तथा L.H. जर्मर के द्वारा 1927 में तथा स्वतंत्र रूप से G.P. टॉमसन के द्वारा 1928 में सत्यापित की गई थी। इन वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनों के किरण पुंज का क्रिस्टलों से प्रकीर्णन के द्वारा विवर्तन प्रभाव का प्रेक्षण किया था। डेविसन तथा जर्मर की प्रायोगिक व्यवस्था यहाँ चित्र में दर्शाई गई है। यदि आप यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो एक टंगस्टन तंतु F की बनी होती है, जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। इसे कम विभव से गर्म किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी उच्च वोल्टता ऊर्जा स्रोत द्वारा उपयुक्त विभव के अनुप्रयोग से तंतु द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को ऐच्छिक वेग तक त्वरित किया जाता है। इन्हें एक बेलन, जिसमें इसके अक्ष के समांतर पतले छिद्र होते हैं, इससे पारित करके एक पतले किरण पुंज के रूप में समांतरित कर लिया जाता है। अब इस किरण पुंज को एक निकेल क्रिस्टल के पृष्ठ पर डाला जाता है। क्रिस्टल के परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में प्रकीर्णित होते हैं तथा किसी दिशा में प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता को इलेक्ट्रॉन संसूचक के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप संग्राहक में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अब प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता में प्रकीर्णन कोण थीटा के साथ परिवर्तन को विभिन्न त्वरण विभवों के लिए प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, डेविसन जर्मर प्रयोग में यह पाया गया कि यह विभव 54 वोल्ट तथा प्रकीर्णन कोण 50 डिग्री के लिए सबसे ज्यादा होता है। यहाँ से यदि दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य अर्थात लैम्डा को V बराबर 54 वोल्ट के लिए उनका मान प्राप्त करें तो वह होगा लैम्डा बराबर 1.227 बटे √V नैनोमीटर। तो यहाँ पर V का मान रखा जाए तो लैम्डा आता है 0.167 नैनोमीटर। अतः दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के सैद्धांतिक तथा प्रयोग द्वारा प्राप्त मानों में उत्तम सहमति है। दोस्तों, डेविसन जर्मर प्रयोग इस प्रभावशाली रूप से इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति तथा दे बंध की पुष्टि करता है। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।